नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहानी आगे बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। कृपया कहानी को दिल थाम के सुनिए। मालिक बोला कि आज से तुम इसी घर में रहोगे, इस घर को अपना घर समझोगे, घर के कामकाज करोगे। मैं अनिक्सी में ही तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा। मालिक की बात सुनकर खुशी से मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। उन्होंने फिर रामू काका को आवाज दी। रामू काका एक बुजुर्ग नौकर थे जो कई सालों से इसी घर में काम कर रहे थे और मालिक के बहुत वफादार थे। उन्होंने रामू काका से कहा कि इस लड़के को कामकाज सिखा दे, यह आज से यहीं रहेगा। रामू काका ने मुझ पर गहरी नजर डाली और फिर मुझे अपने साथ क्वार्टर में ले गए थे। रामू काका ने ही मुझे सारे कामकाज सिखाए थे। मैं उनके साथ पौधों की कटाई छंटाई भी करता था, बाहर से सामान भी ले आता था और साथ ही साथ रसोई की भी रसोई में मदद करता था। धीरे धीरे मुझे इस घर में मजा आने लगा था और अब मुझे जिंदगी आसान लगने लगी थी। उस दिन रामू काका ने मुझे सुबह सुबह जगा दिया और कहने लगे कि आज पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी है, खाना भी बहुत बेहतरीन बनाना है। क्यों रामू काका, क्या आज कोई खास बात है? मैंने आंखें मलते हुए रामू काका से पूछा तो वे कहने लगे कि आज मालकिन वापस आ रही हैं। वह पिछले कुछ दिनों से अपनी दोस्त के साथ विदेश गई हुई थी और आज ही वापस आ रही हैं। मालकिन को अगर कहीं भी जरा सी भी धूल दिख जाए तो वह बहुत ज्यादा शोर मचाती है। उनके खाने में भी बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। मैं आज पहली बार मालकिन से मिल रहा था। उनके बारे में जब ये बातें सुनी तो मुझे मन ही मन डर लगने लगा कि न जाने मालकिन कैसी होंगी और वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगी। मगर जब मालकिन घर आई तो उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया था। उन्हें देखकर मैंने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली थी, क्योंकि मालकिन ने बहुत आधुनिक कपड़े पहन रखे थे जिससे उनका गोरा बदन साफ नजर आ रहा था। उनके बाल खुले हुए थे, चेहरे पर मेकअप था। मुझे देखकर उन्होंने दिलचस्पी से पूछा, ये लड़का कौन है? तब रामू काका ने उन्हें बताया कि मुझे मालिक यहाँ लाए हैं और अब मैं इसी घर में रहूंगा। यह सुनकर मालकिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैं डरते डरते उनके पास गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उन्होंने रामू काका को वहां से बाहर भेज दिया था। जब मैंने सिर उठाकर मालकिन की तरफ देखा तो वह मुझे गौर से देख रही थी। उनकी आंखों में अजीब से भाव थे। मैं हैरानी से उन्हें देखे जा रहा था। वह बेहद सुंदर थी और आज से पहले मैंने इतनी सुंदर लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। उनका शरीर भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन उनके डर की वजह से मैं उनकी तरफ खुलकर देख भी नहीं पा रहा था। काफी देर तक मालकिन बिना कुछ कहे मुझे देखती रहीं। फिर उन्होंने मुझे कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया। मैं हैरान परेशान सा यह सोचते हुए बाहर आ गया कि आखिर मालकिन मुझे इतने अजीब अंदाज में क्यों देख रही थी और उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की। धीरे धीरे मेरा डर भी दूर होने लगा था। बेगम साहिबा सभी नौकरों के साथ गुस्से से पेश आती थी। जरा जरा सी बात पर उन्हें डांट दिया करती थी, जबकि मेरे साथ उनका बर्ताव बहुत अच्छा था। न तो वे मुझ पर किसी बात पर गुस्सा करती थी और न ही मुझे डांटती थी। मैं अक्सर इस बात पर हैरान होता था। घर के दूसरे नौकर मुझे अजीब नजरों से देखने लगते थे और मैं उनकी इन नजरों का मतलब नहीं समझ पाता था। बेगम साहिबा मुझे अपने छोटे छोटे कामों के लिए बुलाने लगी थी। उस दिन जब मैं रात को अपने क्वार्टर में जा रहा था, मालिक घर में नहीं थे और चौकीदार अपनी ड्यूटी पर तैनात था। मैंने किचन का काम खत्म करके अपने क्वार्टर में वापस आ गया था। आज खानसामा की छुट्टी थी, इसलिए उसके हिस्से का काम मुझे करना पड़ा।
चूंकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता था, बेगम साहिबा को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद था और वे खास तौर से मुझसे खाना बनवाती थी। थोड़ी देर बाद छीमो आई और कहने लगी कि बेगम साहिबा तुम्हें अपने कमरे में बुला रही हैं। छीमो इस घर की सबसे कम उम्र की नौकरानी थी और बहुत खूबसूरत और नखरीली लड़की थी। वह किसी भी नौकर को ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, मगर मुझे देखकर वह न जाने क्यों शर्माने लगती थी। मुझे देखकर वह अपनी नजरें झुका लेती थी। उसे देखकर मेरा दिल भी तेजी से धड़कने लगता था, क्योंकि वह मुझे बेहद खूबसूरत लगती थी और मेरा मन करता था कि मैं उसके साथ कुछ समय बिताऊं। मगर जब उसे देखकर मेरे जज्बात मुझे परेशान करने लगते थे, तो मैं घबरा जाता था और कोशिश करता था कि मैं छीमो से जितना हो सके दूर रहूं। मुझे यह नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी और मैं नहीं चाहता था कि मालिक को मुझ पर किसी बात पर गुस्सा आ जाए। अगर मैंने छीमो के साथ कुछ गलत किया और यह बात मालिक को पता चल जाती, तो वे मुझे नौकरी से निकाल देते। उनका भरोसा टूट जाता और मैं मालिक का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। इसी वजह से मैंने अपने दिल के जज्बात को भुला दिया था। रात के उस पहर जब छीमो मुझे बुलाने आई, तो वह ऐसे लिबास में थी जिसे देखकर मैं अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। वह बहुत छोटे कपड़ों में थी, शायद सोने के लिए अपने कमरे में जा रही थी और नींद में उठकर मेरे पास आ गई थी। उसे देखकर मुझे डर लगने लगा। अगर किसी और ने उसे यहाँ देख लिया और अगर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया तो? मैंने उससे पूछा, छीमो, तुम यहाँ क्यों आई हो? वह मुझे अजीब नजरों से देखती रही, फिर बोली, बेगम साहिबा तुम्हें अपने कमरे में बुला रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कंधे उचकाए और बोली, ये तो वही बता सकती हैं कि उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया है। अभी भी वह मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। फिर उसने कहा, ख्याल रखना, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे मालिक को बुरा लगे। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। वह मेरे ख्यालों के बारे में कैसे जान गई थी? उसे कैसे पता चल गया था कि मैं उसी के बारे में सोच रहा था? उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। शायद मेरी नजरों से मेरे जज्बात उसे दिख गए थे, इसलिए उसने ये बात कही। जब मैं कमरे से बाहर निकल रहा था, तो अचानक छीमो को ठोकर लगी और वह मुझ पर आकर गिर गई। मैंने उसे गिरने से बचा लिया और सहारा दे दिया। उस वक्त वह मेरे बेहद करीब थी। उसकी सांसों की महक मैं अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था और मेरा हाथ उसके मुलायम बाजुओं में धंसता जा रहा था। न जाने कैसे मेरी पकड़ उस पर मजबूत होती जा रही थी और इस बात का मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ। मुझे तब होश आया जब वह मेरी पकड़ में मचलने लगी थी, लेकिन उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे वह मुझसे दूर भी जाना चाहती हो और पास भी रहना चाहती हो। तभी मैंने खुद को संभाला और एक झटके से उसे खुद से दूर किया। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा था। मेरी हालत देखकर छीमो जोर से हंस पड़ी और फिर शरारती अंदाज में बोली, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे पसीने क्यों छूटने लगे? उसकी बात सुनकर मैं सोचने लगा कि छीमो को सच में ठोकर लगी थी या वह जानबूझकर मुझ पर आकर गिरी थी। मैं जल्दी से बेगम साहिबा के कमरे में पहुंचा ताकि उनकी बात सुनकर अपने क्वार्टर में जाकर सो सकूं, क्योंकि आज मैं बहुत थक गया था। मुझे बहुत नींद आ रही थी। जब मैं बेगम साहिबा के कमरे में गया तो वह लाल रंग की नाइटी पहने हुई थी। उनके बाल खुले हुए थे और होंठों पर लाल लिपस्टिक लगी हुई थी। वह इतनी आकर्षक लग रही थी कि किसी के भी होश उड़ा सकती थी। तो मैं क्या चीज था? मैं उन्हें एकटक देखता जा रहा था। वे मुझे देखकर मुस्कुराईं और फिर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगी, आज तुम बहुत थक गए होगे। तुमने बहुत काम किया है। चलो
मैं तुम्हारी सारी थकान दूर कर देती हूँ। यह कहते हुए वे मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। बेगम साहिबा की इस बात का क्या मतलब था और जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे उसे देखकर मेरी नजरें झुक गई थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। बेगम साहिबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने मुश्किल से उनके सामने से नजरें हटाने में कामयाबी पाई थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी थकान उतारने के लिए यहाँ बुलाया है। तभी दरवाजा एक झटके से खुला और मालिक कमरे में आ गए। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक की आवाज सुनकर मैं पलटा और बेगम साहिबा भी बुरी तरह घबरा गई थी। मालिक हैरानी भरी नजरों से हम दोनों को देख रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, बेगम साहिबा बोल पड़ी, मुझे काफी पीने का मन कर रहा था। आप जानते हैं, मुझे रॉबी के हाथ के अलावा किसी और के हाथ की बनी हुई न तो खाना पसंद आता है और न ही काफी। मालिक उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह बहुत अच्छा बच्चा है और मुझे भी इससे कोई शिकायत नहीं है। बहुत कम वक्त में ही इसने सारे काम सीख लिए हैं। मालिक का मूड बहुत अच्छा था और वे मेरे सामने ही बेगम साहिबा से रोमांटिक हो रहे थे। उन्होंने बेगम साहिबा को अपनी बाहों में ले लिया था और बेगम साहिबा मालिक के सीने से लगने के बावजूद भी मुझे ही देख रही थी। उनकी आंखों से मुझे डर महसूस हुआ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि बेगम साहिबा मुझसे कुछ और ही चाह रही थी, वह सब कुछ जो वह मालिक से चाहती थी। मैंने फिर अपनी सोच को खुद ही झटक दिया। बेगम साहिबा मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचने लगी? उन्हें किस चीज की कमी है? फिर मैं किचन में गया और काफी बनाई। जब उनके कमरे में गया तो उन्हें दोनों को ही मदहोश पाया। मैं बुरी तरह घबरा गया। मुझे घबराया देखकर मालिक जोर से हंस पड़े और बोले, यह बच्चा बहुत ही शर्मीला है। मैं काफी रखकर वहां से भागते हुए अपने क्वार्टर में आ गया था। मेरा सांस तेजी से चल रहा था। बार बार देखे गए मदहोशी भरे दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगे थे। बेगम साहिबा का सरापा भी बार बार आंखों के सामने आ रहा था। उनका गदार शरीर और उनकी सुंदरता मुझे बेचैन कर रही थी और मैं अपनी इस हालत से घबरा रहा था। फिर जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो छम से छीमों का सरापा मेरी आंखों के सामने आ गया और मुझे अपने हाथ में उसका स्पर्श महसूस होने लगा। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई और मैं छीमों के बारे में सोचते सोचते सो गया था। छीमों को बेगम साहिबा ने अपने निजी कामों के लिए घर में रखा हुआ था। वह बेगम साहिबा के निजी कामों के अलावा घर का कोई और काम नहीं करती थी। उल्टा वह नौकरों पर हुक्म भी चलाती रहती थी। नौकर छीमों से बहुत तंग थे क्योंकि बेगम साहिबा की गैर मौजूदगी में वह खुद को जैसे इस घर की बेगम साहिबा ही समझने लगती थी और उसका यह अंदाज देखकर मैं मुस्कुरा दिया करता था क्योंकि वह मुझे हर रूप में बहुत अच्छी लगती थी। उस दिन छीमों ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस दिन मालिक और बेगम साहिबा दोनों ही घर पर नहीं थे। वे एक पार्टी में गए हुए थे और रात देर तक उनकी वापसी थी। जब मैं किचन में जाने लगा तो छीमों कहने लगी, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। पहले मेरी बात आकर सुन लो। जब मैं छीमों के कमरे में गया तो उसका अंदाज जुदा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आज किसी भी सूरत में मुझे बिना पाए यहाँ से जाने नहीं देगी। और मुझे भी भला क्या चाहिए था? मैं तो यही सब चाहता था, मगर मालिक से डरता था कि उन्हें कोई बात मालूम न हो जाए। लेकिन अब जब छीमों ने खुद ही मुझे बुलावा दे दिया तो मैं उसे इनकार कैसे करता। मैं जल्दी से आगे बढ़कर छेमों को अपनी बाहों में समेट दिया था। उसका वह नर्म नाजुक सरापा मेरी बाहों में मचलने लगा था। हम दोनों के दिल की धड़कन एक हो चुकी थी। कई घंटे तक मैं छीमों के साथ प्यार करता रहा।
आज मुझे वह सुकून महसूस हो रहा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। छीमों से अलग होकर मैं खुश होकर अपने क्वार्टर में लौटने लगा तो वह कहने लगी, कल रात को फिर यहाँ आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और मैं एक बार फिर से उसके पास झुक गया था। अब हम दोनों घरवालों से छिपकर इस खेल में मस्त हो जाते थे। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि रामू काका को और किसी और को भी मेरे और छीमों के बारे में कुछ पता न चले। हम दोनों सभी की नजरों में धूल झोंक रहे थे। अक्सर छीमों से मिलने के बाद जब मैं अपने कमरे में आता तो घंटों तक मुझ पर एक अलग सा नशा छाया रहता था। और आज भी जब मैं अपने क्वार्टर में वापस आया तो मैंने सोचा कि कुछ समय पहले तक मेरी जिंदगी कितनी तकलीफ भरी थी। मैं खुदकुशी करने के बारे में सोचता था, जिंदगी से तंग आ गया था। अगर मालिक मेरी जिंदगी में शामिल न होते तो शायद मैं कभी भी इस जिंदगी का अनुभव नहीं कर पाता और शायद मैंने अपनी जान भी ले ली होती। मेरे माता पिता की बचपन में ही अलगाव हो गया था। माँ को बापू ने मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। जब मैं दौड़ता हुआ माँ के साथ गया तो उसे कहने लगा, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर यहाँ नहीं रहना तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मगर माँ ने मुझे खुद से दूर कर दिया और कहने लगी, मेरे लिए अपना पेट पालना मुश्किल है, मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगी? रहो अपने बाप के पास। जब उस पर तुम्हारी जिम्मेदारी पड़ेगी तो उसे भी मेरी कद्र होगी। माँ यह कहकर वहाँ से चली गई और उसके जाने के बाद मैं बहुत रोया। काफी दिनों तक मैं बापू की मार सहता रहा। न तो मेरा स्कूल जाने का मन करता था, न ही घर से बाहर निकलकर दोस्तों के साथ खेलने का। सारा दिन मैं घर के एक कोने में छिपकर रोता रहता था। अगर बापू मुझे खाने को दे देते तो मैं खा लेता। पूरा दिन बापू घर से बाहर रहता और मैं घर में भूखा प्यासा पड़ा रहता था। एक दिन बापू जब घर आया तो वह बहुत खुश था। वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक औरत थी जो देखने में ही बहुत चालाक लग रही थी। उस औरत ने मुझे गुस्से से देखा और बोली, यह है तुम्हारा बेटा? तब बापू ने मुझसे कहा, अपनी माँ को नमस्ते करो। यह तुम्हारी सौतेली माँ है और आज से यह इसी घर में रहेगी। मुझे तुम्हारी माँ से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बापू यह कहकर माँ को लेकर अपने कमरे में चला गया और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे सौतेली माँ को देखकर बहुत डर लगा था। दोस्तों से मैंने सुना था कि सौतेली माँ बहुत जालिम होती है। वह बच्चों को मारती है और उनके बाप को भी छीन लेती है। अब मुझे लगने लगा था कि मेरी यह सौतेली माँ भी किसी डायन से कम नहीं है, और ऐसा ही हुआ। सौतेली माँ ने यह साबित कर दिया था कि वह वाकई एक डायन है जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस घर में आई है। वह मेरी झूठी शिकायतें लगाकर बापू से मुझे डांट पड़वाती, मुझे मार पड़वाती और मैं रोते हुए अपनी सफाई भी नहीं दे सकता था। मुझे सौतेली माँ से नफरत होने लगी थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और हर वक्त घर में पड़ा रहता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरी सौतेली माँ की मुझसे नफरत बढ़ती जा रही थी। न जाने क्यों वह मुझसे इतनी नफरत करती थी, जबकि मैं न तो उसके साथ बदतमीजी करता था, न ही उसकी किसी बात का पलटकर जवाब देता था। बल्कि जो काम वह कहती थी, मैं चुपचाप कर देता था। फिर इसका यह व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। अब जब मैंने होश संभाला तो मैंने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि मेरी सौतेली माँ एक अच्छी औरत नहीं है। बापू जब घर से बाहर जाते तो वह किसी न किसी काम के बहाने मुझे भी घर से बाहर भेज देती, और जब मैं वापस आता तो काफी देर के बाद वह अपने कमरे से बाहर निकलती थी और उनके साथ एक अजनबी आदमी भी मौजूद होता था। मैं यह देखकर हैरान रह जाता कि हमारे घर में किसी अजनबी आदमी का क्या काम है। पहले मुझे इन बातों का पता नहीं था।
फिर एक दिन मुझे शक हुआ। सौतेली माँ ने मुझे सामान लेने के लिए घर से बाहर भेजा, मगर मैं घर के सामने खड़ा होकर देखने लगा कि वह रोजाना किसी न किसी बहाने घंटों घर से बाहर रहने पर क्यों मजबूर करती है। अब जब मैं घर के सामने हो गया तो मैंने एक आदमी को घर में जाते देखा और थोड़ी देर बाद खुद भी घर में गया। फिर जब मैंने छुपते छुपाते सौतेली माँ के कमरे में खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह उस आदमी के साथ गलत काम करने में व्यस्त थी और वह उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। सौतेली माँ को इस रूप में देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। यह सब मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी आंखों से देखा था और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मर्द और औरत के बीच ऐसा संबंध भी हो सकता है। अब मेरा दिल चाहने लगा था कि मैं भी यह सब करूं। रोजाना मैं छुपकर सौतेली माँ को देखता और यह सब देखकर मुझ पर अजीब सा नशा छाने लगा था। अब तो मैंने बापू के घर आने के बाद भी उनके कमरे में इसी तरह से चोरी छिपे देखना शुरू कर दिया था और यह देखकर अजीब सा मजा आता था। उस दिन बापू की मुझ पर नजर पड़ गई। बापू ने मुझे बहुत मारा। हरामखोर, अपनी माँ को इस हालत में देखता है, शर्म नहीं आती तुम्हें यह गंदा काम करते हुए। तब मैंने रोते हुए बापू को बताया कि ऐसा करने पर मुझे माँ ने ही मजबूर किया है। इसी की वजह से मुझे यह सब करने की बहुत गंदी आदत पड़ गई है। मैंने बापू को बता दिया कि घर में आपकी गैर मौजूदगी में और लोग आते हैं, मगर बापू ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि मुझे और भी मारा। कहने लगे कि अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए अपनी माँ पर आरोप लगा रहा है। फिर बापू ने मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जब भी मैं घर वापस गया ने मुझे घर में घुसते ही नहीं दिया और सौतेली माँ भी मुझे मारकर घर से बाहर निकाल देती थी। अब मैं कभी किसी होटल पर रहने लगा तो कभी सड़क पर छोटी मोटी मजदूरी करके अपना पेट पालने लगा। फिर एक दिन मेरी मालिक से मुलाकात हुई। मालिक ने मेरी हालत देखी तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया। मैंने मालिक से झूठ बोला कि मेरा बाप जिंदा है और उसने मुझे क्यों घर से निकाला। मैंने यह बात भी मालिक से छिपा ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे गलत समझें। मालिक मुझे अपने घर ले आई और अब मेरी जिंदगी में जैसे सुकून ही सुकून था। वह सब जो मैं अपनी सौतेली माँ को करते हुए देखता था, अब वह सब कुछ मैं खुद भी करने लगा था। अब मुझे एहसास हुआ कि सौतेली माँ गैर लोगों के साथ यह सब क्यों करती थी, क्योंकि यह सब करने में उसे भी बहुत मजा आता था। एक दिन मालकिन ने कहा, अब तुम ड्राइविंग भी सीख लो। मुझे जहाँ कहीं जाना होगा तुम ही मुझे लेकर जाया करो। मैं ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मालकिन की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और हर काम ईमानदारी से करते हो, जबकि मेरा जो ड्राइवर है उसे मुझे कितने कितने देर तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर वहाँ आता है। कितने कितने घंटे तक वह गायब रहता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ही मेरे ड्राइवर बन जाओ। और फिर मालकिन के कहने पर मैंने ड्राइविंग भी सीखनी शुरू कर दी। कई बार मैंने अपने बापू को देखा। मेरा दिल चाहता था कि मैं उसके पास जाऊं, उससे बात करूं, लेकिन फिर मैं उसके पास जाने के बजाय उससे दूर हो गया। जब मुझे उसके साथ का व्यवहार याद आता, उसकी मार याद आती, तो मैं चाहकर भी बापू के पास नहीं जा सकता था। मुझे उस पर अजीब सी नफरत महसूस होने लगी थी। लेकिन बापू का हाल देखकर लग रहा था कि वह मुश्किल समय गुजार रहा है। शायद उसकी नौकरी छूट गई थी या घर के खर्चे बढ़ गए थे। मैं उसकी वजह जानने से कासिर था, लेकिन बापू की हालत देखकर मुझे तरस आया और मैंने सोचा कि मैं किसी जरिए से बापू की मदद करूंगा। लेकिन मुझे इसका मौका ही नहीं मिला। दिन ब दिन मालकिन की सुंदरता निखरती जा रही थी
और मेरा दिल चाहता था कि मैं उनके साथ ऐसा ही समय बिताऊं जैसा कि मैं चिमू के साथ बिताता रहा हूं। लेकिन मैं चाहने के बावजूद ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे डर लगता था कि कहीं मालकिन मुझे नौकरी से न निकाल दे या वह मालिक को कुछ न बता दे। अगर मेरी यह नौकरी चली जाती तो मैं कहाँ जाता? मैं फिर से सड़कों पर रलने लगता। यहाँ मुझे अच्छा खाना मिल रहा था, अच्छा पहनने को मिल रहा था और रहने की भी इतनी अच्छी व्यवस्था थी। यही सब कुछ मैं खोना नहीं चाहता था। उस दिन जब मैं चिमू के साथ उसके कमरे में था और हम एक दूसरे की बाहों में थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की के बाहर कोई मौजूद हो। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ मुझे एक साया नजर आया। मैं बुरी तरह से घबरा गया कि यह कौन है। जब मैं खिड़की की तरफ गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने इस बात को अपना वहम समझा और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। दूसरी रात को भी जब मैं चिमू के कमरे में गया तब भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे खिड़की के बाहर कोई मौजूद हो। फिर थोड़ी ही देर के बाद कमरे का दरवाजा भी खटाक से खुल गया। हम दोनों ही बुरी तरह से घबरा गए। जब दरवाजे की तरफ पलटकर देखा तो वहाँ पर बेगम साहिबा खड़ी थी जो गुस्से से हम दोनों को घूर रही थी। हम दोनों ने जल्दी से अपने कपड़े पहने बेगम साहिबा के पैरों पर गिर गई और कहने लगी कि हमसे गलती हो गई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बेगम मालकिन ने उसे खुद से दूर फेंक दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारे जैसी गंदी लड़की को इस नौकरी पर और नहीं रख सकती। कल से तुम मुझे यहाँ पर नजर न आओ। मालकिन ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, न मुझे डांटा और न ही किसी बात पर गुस्सा किया, बस मुझे घूरते हुए वहाँ से चली गई। दूसरे दिन चिमू ने मालकिन से बात की कि वह उसे नौकरी से न निकाले, लेकिन मालकिन अपने बात पर पक्की थी। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं सब लोगों को तुम्हारे इन करतूतों के बारे में न बताऊं, तो तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। फिर चिमू रोते हुए वहाँ से चली गई। मुझे चिमू के जाने का बहुत अफसोस हो रहा था, हालांकि मैं चिमू के घर के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। मैं वहाँ पर भी उससे मिल सकता था, क्योंकि उसका अपनी बूढ़ी माँ के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। उसकी माँ एक विकलांग महिला थी, वह चिमू पर रोक-टोक कैसे कर सकती थी? इन दिनों जब चिमू मुझसे दूर हो गई, तो मेरे जज्बात मुझे बहुत तंग करने लगे। मेरा दिल चाहने लगा कि मैं बेगम साहिबा के कमरे में जाऊं, लेकिन फिर यह सोचकर डर जाता कि अगर उन्होंने मालिक को बता दिया तो क्या होगा। उस दिन मालिक घर पर नहीं थे, वह किसी जरूरी काम की वजह से देश से बाहर गए हुए थे। मैं जानता था कि बेगम साहिबा अपने कमरे में अकेली होंगी और उस दिन वह पूरा दिन घर में एक छोटी सी टॉप पहने घूमती रही थी। उन्हें उस रूप में देखकर मेरे जज्बात भी बुरी तरह से मचल रहे थे। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने सोच लिया कि बेगम साहिबा को महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं कौन हूँ। जब मैं उनके कमरे में आया तो वह सो रही थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में उनकी सुंदरता पहले से भी ज्यादा मुझे तंग करने लगी थी। मैं बेखुद सा उनकी तरफ बढ़ा और फिर यह देखकर मैं हैरान रह गया कि बेगम साहिबा ने भी खुद को मेरे हवाले कर दिया था और वह भी मेरा पूरा साथ देने लगी थी। यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ। इसका मतलब यह था कि बेगम साहिबा को किसी बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह रात मैंने बेगम साहिबा के कमरे में ही गुजारी थी। बेगम साहिबा मुझसे बहुत खुश थी। उन्होंने कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन मैं खुद से तुम्हें यह बात नहीं कहना चाहती थी। मैं तुम्हारे अपने पास आने का इंतजार कर रही थी। फिर उस दिन जब मैंने तुम्हें चिमू के साथ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि जो कुछ मैं चाह रही थी
वह तुम चिमू के साथ कर रहे थे। इसी वजह से मैंने चिमू को इस घर से निकाल दिया ताकि तुम्हें मेरी जात नजर आ सके और तुम खुद को मेरे पास आने से रोक न सको। जब भी मालिक घर से बाहर होते तो मैं मालकिन के कमरे में चला जाता था। अब तो मैंने ड्राइविंग भी सीख ली थी और अक्सर घर से बाहर भी हम दोनों मिलते थे। मुझे कभी कभी दिल में इस बात का भी एहसास होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। मालिक ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे अपने घर में पनाह दी और मैं उनकी इज्जत से खेल रहा था। मालकिन भी यह सब पसंद करती थी। अगर वह मुझे रोकती तो मेरी कभी हिम्मत न बढ़ती कि मैं उनके साथ कुछ भी गलत कर सकूं। लेकिन उन्होंने मुझे किसी बात से नहीं रोका। उस दिन बेगम साहिबा ने मुझे जरूरी सामान लेने के लिए घर से बाहर भेजा था। जब मैं सामान लेकर वापस आ रहा था तो मैंने एक जगह पर कुछ लोगों को खड़े देखा। वहां से लोगों के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने वहां से गुजर जाने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्या मुझ पर भरोसा किया, मुझे अपने घर में पनाह दी और मैं उनकी इज्जत से खेल रहा था। मालकिन भी यह सब पसंद करती थी। अगर वह मुझे रोकती तो मेरी कभी हिम्मत न बढ़ती कि मैं उनके साथ कुछ भी गलत कर सकूं। लेकिन उन्होंने मुझे किसी बात से नहीं रोका। उस दिन बेगम साहिबा ने मुझे जरूरी सामान लेने के लिए घर से बाहर भेजा था। जब मैं सामान लेकर वापस आ रहा था तो मैंने एक जगह पर कुछ लोगों को खड़े देखा। वहां से लोगों के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने वहां से गुजर जाने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्या सोचकर मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी। और जब वहां मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि यह शख्स एक जगह से चोरी करके भाग रहा था, इसलिए सब लोग उसे बुरा भला कह रहे थे। जब मैं लोगों को हटाता हुआ उस शख्स तक पहुंचा तो यह देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप था और उसके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा था। वह रोते हुए कह रहा था, मैं कई दिन से भूखा हूँ। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने यह रोटी चोरी की है। इतनी सी बात पर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने बाप को अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। बाप भी मुझे देखकर हैरान रह गया। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने उन लोगों को एक साइड पर हटाया और बाप को लेकर घर पर जब आया तो घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए थे। मैंने बाप को वहीं पर बैठाया और उसके लिए खाना लेकर आया। खाना खाने के बाद मैंने बाप से पूछा तो वह रोते हुए कहने लगा, तुम्हारी बात ठीक थी। तुम्हारी सौतेली माँ एक गलत चरित्र की महिला थी। वह मेरी गैर मौजूदगी में पुरुषों को इस घर में बुला लिया करती थी। वह हमेशा मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काती रही और मैं यह समझता रहा कि तुम बहुत ही बदतमीज बच्चे हो। फिर उस दिन जब मैंने तुम्हें वह गलत हरकत करते हुए देखा तो मैं भी सहन नहीं कर पाया। मैंने बापू के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, मेरी भी तो गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बापू कहने लगा, गलती हर इंसान से हो जाती है। तुम बच्चे थे, मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था। तुम्हें यूं घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। और देखो, वह औरत फिर मुझे छोड़कर चली गई। और उसके जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। काम से भी छुट्टियां लेनी शुरू कर दी। तब मेरी नौकरी भी छूट गई और मैं कहीं काम करने के काबिल नहीं रहा। आज मुझे भूख ने बहुत तंग किया तो मैं यह चोरी करने पर मजबूर हो गया। बापू को मैंने फिर अपनी सारी बातें बताई कि मुझे मालिक अपने घर में ले गया था। तब बापू बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं समझ रहा था कि मेरा बेटा एक मुश्किल जिंदगी गुजार रहा होगा, मगर तुम तो आराम से जिंदगी गुजार रहे थे।
यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बापू कहने लगा, वह इंसान जिसने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया है, कभी भी एहसान फरामोशी मत करना। कभी भी उसकी गैर मौजूदगी में ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हें उसके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। वह तुम्हारा मालिक है और उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नेकियां की हैं। तुम उसका एहसान कभी नहीं चुका सकते। बापू की बात सुनकर मेरा सिर झुक गया था। हाँ, यह सच था कि उस इंसान ने मुझ पर बहुत एहसान किए थे, लेकिन मैंने क्या किया था? उसके ही घर में घुसपैठ कर ली, उसकी बीवी के साथ गलत काम करता रहा, उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा। शर्म के मारे मैं नजरें नहीं उठा पा रहा था। मैंने बापू के गले से लगकर कहा, अब मैं आपके पास हमेशा के लिए आ जाऊंगा, आपका ख्याल रखूंगा, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। जब मैं दोबारा मालिक के घर गया तो मैंने मालिक को बता दिया कि आज के बाद मैं इस नौकरी पर नहीं आऊंगा, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। मालिक यह सुनकर हैरान रह गया। क्या बात है रोहित, क्या तुम्हें कोई बात बुरी लगी? तब मैंने मालिक के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, अगर मेरी कोई बात भी आपको बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने बाप का ख्याल रखना है और मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। यह कहकर मैं वहाँ से चला गया। मालकिन ने भी मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी। मैंने एक और जगह पर नौकरी कर ली और दोबारा कभी उस घर की तरफ नहीं गया। मैंने चिमू से शादी कर ली, उसे लेकर मैं उस घर में आ गया। चिमू मेरे घर का ख्याल रखती, मेरे बापू का भी ख्याल रखती थी। बापू चिमू से बहुत खुश थे और कहते थे, तुमने कोई नेक काम किया है जिस वजह से यह लड़की तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुई है। तब मैं उनकी बात सुनकर शर्मिंदा हो जाता कि मैंने तो कोई नेक काम नहीं किया। मैंने अपनी माँ को भी ढूंढ लिया था और उनकी भी खास ख्याल रखता था। उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। रोजाना मैं उनसे मिलने के लिए जाता और उनके साथ समय बिताकर घर वापस जाता। अब मेरे दिल में भी सुकून होने लगा था और गुस्से का एहसास कम होने लगा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।